Hello guys, what's up? Kya हाल चाल? Welcome all of you in the last class of our composition scheme. Today we are going to finish composition scheme and we are going to start a new chapter. But before that, as I told you that today we'll be discussing some good questions, some important examination past term papers and multiple choice questions, some good descriptive type questions which we are going to discuss of all the chapters which we have studied till now. That is indirect tax का overview, that is overview of GST. वी हैव स्टडीड चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें रिवर्स चार्ज हम लोग ने पढ़ा, फिर हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अपने खत्म कर लिए. तो वो सारे चैप्टर्स का मैं इकट्ठा आपको आज एक बार आई वॉन्ट टू डिस्कस गुड एमसीक्यूज विथ यू. एज यू ऑल नो दैट यू नो एमसीक्यू सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू टेस्ट पैटर्न हो गया है फ्रॉम दिस टर्म एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द कमिंग टर्म एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स. सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए 70% तो आपका डिस्क्रिप्टिव है, 30% आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है. सीएस के लिए तो एक्सक्लूसिवली 100 एमसीक्यूज है. ठीक है, खैर आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑल थ्री आर सिस्टर कंसर्न्स. कभी भी किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, सिलेबस तीनों का सेम है. इनफैक्ट सीए स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन पेपर सीए में सीएस से आता है, सीएमए स्टूडेंट का एग्जामिनेशन पेपर सीएस से आता है और सीएस का एग्जामिनेशन सीएमए में आता है. तो वी हैव सीन रफली बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस अक्रॉस द 3 levels. इनफैक्ट दैट इज वाई वी हैव come up with the idea of Divya Jadi Booty, which I have already published last time, जिसका आप लोग का amazing response था and over 1000 students have subscribed for that book and they have definitely taken advantage and मुझे अच्छा feedback मिला. That is why I'm continuing this work of preparing DJBs every term because so many amendments come. तो guys अभी आपका book preparation में है, almost final है, तो but क्योंकि वो prepare हो गया है finalization stage में, तो मैं आपके साथ classes में ही अभी से start करना चाहता हूँ discussion करना for the IDT part जो आपको already हम पढ़ा दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके कुछ questions आपको दिखा दो. जैसे आपका सीएस का जैसे ये दिव्य जड़ी बूटी है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फॉर सीएस स्टूडेंट्स, राइट. जितने भी सीएस स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला बुक मिलेगा. जैसे ये सीएमए इंटरमीडिएट का बुक है, देखो सीएमए इंटरमीडिएट का बुक को भी मैंने डीटी, ये आईडीटी है, ठीक है, ये सीएमए आईडीटी है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आईडीटी. तो यहाँ पे भी मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, एक है सब्जेक्टिव टाइप, एक है ऑब्जेक्टिव टाइप. ठीक है, तो दिस तरीके से आपको बुक मिलेगा. यू कैन सी दिस, इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने सारे आंसर्स है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. खैर ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टू द एक्सटेंट विच इज़ रेलिवेंट फॉर यू. बाद बाकी जब आपको बुक मिलेगा आप आंसर्स के साथ अपना देख लेना, अकॉर्डिंगली उसको रिवाइज कर लेना. तो चलो स्टार्ट करते हैं सर. कुछ क्वेश्चंस कराइए, हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़े. ऐसे हम लोग को सर खाली आप पढ़ा देंगे, आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा. अरे ऐसे होगा थोड़ी ना, हो तो मैं खुद बोल रहा हूँ. तो वी विल डू सम खुद क्वेश्चंस, गुड विल डू सम डिस्कस सम क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे. आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी ट्राई करना कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसका आंसर आप इमीडिएटली दे देना. ऑल्दो इसका आंसर लिखा है, बस प्लीज आप इसको आंसर को पहले मत देखना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ जीएसटी. ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डैश कंटेन्स द पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी. बताइए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 246A कि आर्टिकल 246 कि आर्टिकल 254 कि आर्टिकल 264. कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है जीएसटी लॉ बनाने का? सर आप ऑलरेडी पढ़ा चुके थे आर्टिकल 246A. आर्टिकल 246A कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 ने आर्टिकल 246 से इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे जीएसटी लॉ बनाने का पावर दोनों गवर्नमेंट को मिला. देन जीएसटी केम इन टू फोर्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि जीएसटी जो आया है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है, वो है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016. 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016. तो करेक्ट आंसर क्या है? बी है. द टैक्स अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन इन इंडिया इज बीइंग लेविड. तो टैक्स जो है जीएसटी लेजिस्लेशन इंडिया में वो कौन लेवी करता है? एक्सक्लूसिवली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज, साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज, ओनली बाय यूनियन लॉज की ओनली बाय स्टेट लॉज. सर सीजीएसटी तो सेंट्रल लगाता है और एसजीएसटी तो स्टेट लगाता है, तो डेफिनेटली एक्सक्लूसिवली यूनियन एंड स्टेट लॉज दोनों मिल के लगते हैं. और साइमल्टेनियसली देखिए इसमें क्या है, ये अगेन ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है. टैक्स अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन जो है इंडिया में वो यूनियन एंड स्टेट लॉ से लगाया जाता है या साइमल्टेनियसली दोनों से लगाया जाता है? तो डेफिनेटली सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है. तो टू अप्रोप्रिएट
CGST SGST दोनों लगाते हैं क्या? सेंट्रल लॉ भी लगाता है, स्टेट लॉ भी लगाते हो। तो ये जो लेवी करता है सेंट्रल भी लगाता है, स्टेट भी लगाता है, तो अपने करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियसली। बट एक्सक्लूसिवली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज और साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज, ये दोनों बहुत आपसे में इंटरडिपेंडेंट है। बट फिर भी इंस्टीट्यूट का करेक्ट आंसर था बी, दैट इज साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज। यूनियन लॉ भी लगाता है, स्टेट लॉ भी लगाता है। Which of the following called union territory is covered under UTGST Act? बताइए इसमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो UTGST एक्ट में कवर्ड है? ऐसा कौन सा स्टेट है जो UTGST एक्ट में कवर्ड है? दिल्ली है क्या? नहीं सर, दिल्ली यूटी है बट वो स्टेट है, क्योंकि वो उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए दिल्ली का खुद का स्टेट लेजिस्लेचर हुआ है, इसलिए वो यूटीजीएसटी में कवर्ड नहीं है। बट पुडुचेरी, सर बताइए, पुडुचेरी बताइए सर, पुडुचेरी का भी अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए वो उसमें यूनियन टेरिटरी में कवर्ड नहीं है। बट दमन एंड दीव, यस, दमन एंड दीव इज द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट अभी मर्ज हो गया है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है ना, लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से ये मर्ज हो गया है। दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, ये जो है ये अभी भी यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी ही ये है जो यूटीजीएसटी में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ऑफ जीएसटी? कौन कौन से फीचर्स है जो जीएसटी के है? पहला है वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तीसरा है टैक्स ऑन सप्लाई। सर वैल्यू एडेड टैक्स भी है जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है जीएसटी, सप्लाई के ऊपर टैक्स भी है जीएसटी, डेफिनेटली सारे ही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इंडिया इज ऑप्टेड विद जीएसटी मॉडल? इंडिया ने सिंगल मॉडल अडॉप्ट किया है कि डुअल मॉडल अडॉप्ट किया? सर डुअल मॉडल अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि सीजी सेंट्रल भी लगाता है और स्टेट भी लगाता है, साइमल्टेनियसली दोनों लगाते हैं, ठीक है सर। दिसंबर 17 में देखिए कौन सा सवाल आता है, आइए चेक करते हैं। दिसंबर 17 वाज द फर्स्ट टर्म फॉर जीएसटी, क्योंकि जुलाई 17 से है, उसके बाद सीएस में दिसंबर 17 से लग गया था, जीएसटी सिलेबस में आ गया था, और फिर सीएस सीएमए में जून 18 से आया था, मई जून 18 से आया था। दिसंबर 17 में आइए कौन सा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी मॉडल इज अडॉप्टेड इन इंडिया? बताइए इंडिया में कौन सा? सर अभी अभी तो डिस्कस किए, डुअल मॉडल, डुअल मॉडल इंडिया में अडॉप्ट हुआ। देखिए मेरा काम है सारे क्वेश्चंस करवाना, मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट टर्म पेपर्स में से करवाए गए हैं। जून 18 में क्या है, चलो देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नोटेड टू बी अ ग्रेटेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया एंड देयरफॉर वाज रोल्ड आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. It transforms the system of taxation and administration into the digital world by adopting latest information technology. GST model rolled out in India has been adopted from, ऑप्शन देखें, जीएसटी मॉडल इंडिया में जो आया कहाँ से आया? फ्रांस से आया, कनाडा से आया, अर्जेंटीना से आया, नन ऑफ दी अबव से आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस से आया कि कनाडा से आया कि अर्जेंटीना से आया कि नन ऑफ दी अबव? सर कंफ्यूज मत होना, फ्रांस पहला कंट्री था जो जीएसटी लेकर आया था। यहाँ पे बोला कि इंडिया में जीएसटी कौन सा मॉडल कौन से कंट्री से आया? सर डेफिनेटली इट वाज कनाडा, कैनेडियन मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया। कनाडा में भी डुअल मॉडल पे जीएसटी लगता है, राइट उसी तरीके से इंडिया में भी डुअल मॉडल पे जीएसटी लगता है। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी इन 1954 बट नॉट द कंट्री फ्रॉम वेयर इंडिया अडॉप्टेड द जीएसटी मॉडल, इट वाज कनाडा। स्पेशल पर्पस व्हीकल टू केटर द आईटी नीड्स ऑफ जीएसटी, मतलब सर जीएसटी को ऑनलाइन इंप्लीमेंट करना वाज अ बिग चैलेंज, तो उसके लिए आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना था वो कौन किया? एचएसएन कि जीएसटीएन कि आईजीएसटीएन कि एसजीएसटीएन? सर obviously it was GSTN, that is goods and service tax network, that is goods and service tax network. तो goods and service tax network was the special purpose vehicle जिससे आपने GST को implement किया था। तो IT का जो काम है ना, जो जितना भी टेक्नोलॉजी जो वेबसाइट है GST का, वो सब GSTN संभालता है, that is goods and service tax network. GST is in India is levied on the basis of consumption principle, set off against that payable principle, destination based principle, both consumption and destination based principle. Obviously GST एक destination based tax तो है, GST कंजम्पशन पे लगता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जब कंज्यूम किया जाता है तब लगता है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, द टैक्स इन लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे इन्होंने अलग अलग आंसर दिया। देखिए ऊपर में सेम क्वेश्चन था, देखिए टैक्स अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन बीइंग लेविड, आंसर क्या था? इंस्टीट्यूट का मैट में बी था, दैट इज साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉस। लेकिन यहाँ देखिए जब जब ये क्वेश्चन इन्होंने क्या बोलते हैं
जून 18 में डाला तो जून 18 में भी सेम सवाल आया था, द टैक्स अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन इज बिंग लेविड एक्सक्लूसिवली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज, वहां पे ये आंसर है ए, विच इज रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से साइमल्टेनियसली यूनियन एंड स्टेट लॉज दोनों में ही लगाया जाता है, बिकॉज एसजीएसटी एक्ट तो एसजीएसटी है, सीजीएसटी एक्ट तो सीजीएसटी है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। ठीक है ना। नेक्स्ट, GST Council comprises of various persons from union and states and is headed by a chairperson। chairperson कौन है GST Council का बताओ? फाइनेंस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो गया? हमारी अभी देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, तो वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर GST काउंसिल की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है कि एनी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की यूनियन रेवेन्यू मिनिस्टर, गोज विदाउट सेइंग इट्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल। Provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods and services of both by union territory। बहुत दिमाग से, बहुत ध्यान से। Provision for levy and collection of tax on intrastate supply of goods or services of both by union territory and for matters connected therewith or incidental thereto are being enumerated in कौन सा एक्ट? CGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट, none of the above। कौन सा एक्ट? CGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट, none of the above। सर इंट्रास्टेट सप्लाई अगर कोई UT करता है, मतलब विद इन UT अगर कोई सप्लाई हो रहा है, तो वो उसके ऊपर प्रोविजन कौन बनाएगा? ऑब्वियसली सीजीएसटी एक्ट तो नहीं बनाएगा, आईजीएसटी एक्ट तो नहीं बनाएगा, यूटीजीएसटी एक्ट बनाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? यूटीजीएसटी एक्ट, क्योंकि विद इन द यूटी है। तो करेक्ट आंसर क्या पता है? यूटीजीएसटी एक्ट। यूटीजीएसटी एक्ट उसके लिए बनाया गया है जो यूनियन टेरिटरी में विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए यूटी है। लेकिन ये अगर इंटर हो जाता ना गाइस, ये अगर इंटर हो जाता ना तो आ जाता आईजीएसटी। अगर ये इंटर हो जाता तो करेक्ट आंसर हो जाता आईजीएसटी, बट ये इंट्रा है, तो इंट्रा होते विद इन यूटी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूटीजीएसटी एक्ट। The taxes that were replaced by GST legislation, the taxes that were replaced मतलब बताओ कौन कौन से टैक्सेस है जो GST legislation के आने के बाद हट गए? परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर तीनों ही तो हट गए। CST भी हट गया, परचेज टैक्स भी हट गया, लग्जरी टैक्स भी हट गया, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी सी अबव, दैट इज डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बी सी अबव, दैट इज डी। फिर है डिसंबर 18 में आइए देखिए कौन सा सवाल आया है। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग हु विल बी द मेंबर इन जीएसटी काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। बताओ जीएसटी काउंसिल का कौन मेंबर रहेगा? हर एक स्टेट का कौन रिप्रेजेंटेटिव है जो जीएसटी काउंसिल में रहेगा? चीफ मिनिस्टर स्टेट का रहेगा क्या? होम मिनिस्टर रहेगा क्या? अरे भाई ये लोग को आइडिया नहीं होता इतना, ये लोग मतलब आइडिया नहीं, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ टैक्सेशन। तो कौन होगा? डेफिनेटली मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, वो होगा एक्चुअल में जीएसटी काउंसिल में उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। समझ गया? अब जैसे ऑब्वियसली सीएम अगर उसमें रहेगा तो डेली स्टेट का काम कौन करेगा? तो सीएम करेगा। तो डेफिनेटली इनको नहीं कराया गया, जो उस स्टेट का रेवेन्यू या फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर है वो उनका इंडिपेंडेंट रहेगा और वही स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा इन द जीएसटी काउंसिल। जैसे जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग रहते हैं, हर स्टेट का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव भी रहता है। अकॉर्डिंगली दे हैव अ राइट टू एड्रेस द इश्यूज विच इज फेस्ड बिकॉज ऑफ जीएसटी इन द स्टेट। तो वो डिस्कस किया जाता है काउंसिल के मीटिंग्स में और उसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसके बाद ही वो डिसीजन लॉ में बदलता है। रिकमेंडेशन होता है, फिर वो रिकमेंडेशन के बाद अल्टीमेटली लॉ में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटली मेंशन द HSN। सर HSN का फुल फॉर्म याद है आपको? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और सर्विस अकाउंटिंग कोड ऑन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाइड अंडर जीएसटी। देखिए ये अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन आपको फ्यूचर में पढ़ा दिया जाएगा। हम लोग पहले पढ़ेंगे कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, पता है अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो करेंट ईयर में आपको HSN कोड क्या होता है? सर गुड्स की क्लासिफिकेशन कोडिंग होती है। वैसे सर्विस अकाउंटिंग कोड यानी सर्विसेज की क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन स्कीम है कि आप जो सर्विस दे रहे हो उसका एक कोड है जो लॉ में दिया हुआ है, तो आपको क्या पड़ता है? आपको अपने टैक्स इनवॉइस में जो आप बेचते हो गुड्स या सर्विसेज देते हो, तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है, उसमें आपको HSN कोड और SAC कोड का मेंशन करना जरूरी है।
उसमें आपको HSN कोड और SSC कोड का मेंशन करना जरूरी है। तो ये दो कोड जब आप मेंशन करते हो ना, तो HSN कोड और SSC कोड, ये दो कोड जब आप मेंशन करते हो, आपको गवर्नमेंट बोला कि अगर प्रीवियस ईयर का आपका टर्नओवर 1.5 से कम है तो आपको HSN कोड SSC कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है। यू डोंट हैव टू मेंशन दिस कोड्स इन द इनवॉइसेस। तो देखो यार क्या लिखा है, द SSC इज रिक्वायर्ड मैंडेटरीली टू मेंशन द HSN कोड और SSC कोड ऑन द टैक्स इनवॉइस or product or service supplied under GST. Option A, having turnover of 2 crore and above, having turnover of 3 crore and above, having turnover of 4 crore and above and having turnover of 5 crore and above. सर ये क्वेश्चन भूल से गलत सेट कर दिया गया था, बट बोलना चाहूंगा ये चारों ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि 1.5 के ऊपर जाती है उसको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा ना यार। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, यही मैं आपको बता रहा हूं। और मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे वो CS CA CMA कहीं पे भी कोई भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आप ये ध्यान रखने के चलना, अगर इस तरह का सवाल आपके टर्म में भी आता है और आप कोई भी क्वेश्चन और आपको पता है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू अटेम्प्ट द क्लोजेस्ट प्रोक्सीमेट आंसर। जैसे अगर मैं होता ना तो मैं A करके आता, बिकॉज 1.5 करोड़ है तो हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस है। तो आप एक ऑप्शन अटेम्प्ट करके आना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स इफ यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, गलती हो सकती है इंस्टीट्यूट से, कोई बड़ा बात नहीं है, बट यू शुड टैकल द क्वेश्चन टैक्टफुली एंड अकॉर्डिंगली यू शुड आंसर द क्वेश्चन in the given way. Next, GST Council is being constituted for making recommendation on various issues relating to the policy making, formulation of principle, implementation of policy relating to CGST Act. ठीक है, it is thus, क्या बॉडी है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सेंट्रल लेवल बॉडी है, कमिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर है कि एपेक्स बॉडी है। सर जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा रहा था, मैंने GST काउंसिल आर्टिकल नंबर 279 है, अगर आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 279 के बारे में बताया था, और वहां पे वर्ड मेंशन था एपेक्स बॉडी, कि GST काउंसिल एक एपेक्स बॉडी है। क्या है, एपेक्स बॉडी। तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। exempt supply means supply of any goods or services or both which may be wholly exempt from tax under section 11 और under section 6 of IGST Act. exempt supply क्या होता है, वो सप्लाई होता है जो पूरे के पूरे टैक्स में exempt है नोटिफिकेशन के थ्रू। ये क्या है, बाय अ नोटिफिकेशन। वो नोटिफिकेशन अपने अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि नोटिफिकेशन के थ्रू सप्लाई exempted है। एंड इट इंक्लूड्स क्या क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई हैविंग निल रेट ऑफ टैक्स एंड कॉम्पोजिट सप्लाई। तो देखो एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूडेड है, ये हम लोग डेफिनेशंस में पढ़े थे। सर एग्जाम सप्लाई में आपको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था, वो सप्लाई जिसमें निल रेट ऑफ टैक्स है, वो सप्लाई जिसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है, और वो सप्लाई जो नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्टेड है। ये तीनों चीज एग्जाम सप्लाई में आता है, राइट। तो यहां पर बोल दिया देखो, विच में भी होली एग्जाम एंड इट इंक्लूड्स क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई की जीरो रेटेड सप्लाई की सप्लाई हैविंग निल रेट ऑफ टैक्स। सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई है, जीरो सप्लाई हैविंग निल रेट ऑफ टैक्स ये भी वो है। तो अगेन हाँ देखो यहाँ पे ऑप्शन अलग है, देखो जीरो रेटेड सप्लाई एग्जाम सप्लाई नहीं है, कॉम्पोजिट सप्लाई एग्जाम सप्लाई नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई सप्लाई हैविंग रेट ऑफ निल रेट ऑफ टैक्स एग्जाम सप्लाई। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या है, 1 and 3। अब 1 and 3 बताइए कौन है, 1 and 3 सी है। ऑप्शन करेक्ट है सी, ऑप्शन करेक्ट इज सी। देखो कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चंस है ये, यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड यूटी इज कवर्ड अंडर यूटी जीएसटी एक्ट। बताइए इसमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो यूटी जीएसटी एक्ट में कवर्ड है। सर देख के लग गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यस दैट्स अ यूनियन टेरिटरी, दैट्स नॉट अ स्टेट। पुडुचेरी इज ऑल्दो यूनियन टेरिटरी बट इट इज हैविंग स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसका स्टेट के डेफिनेशन में आएगा ये। इनफैक्ट ये भी आंसर रॉन्ग हो गया, पता है, क्योंकि दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली दोनों करेक्ट है, ANC दोनों ही करेक्ट है। तो इंस्टीट्यूट ने गलत क्वेश्चन सेट किया, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब इंस्टीट्यूट का पेपर है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके टर्म में भी हो सकता है। तो बेसिक ज्यादा टेंशन मत लेना, आपको क्लियर कट लग रहा है कि A और C दोनों आंसर है। और यहाँ पे इन्होंने नन ऑफ द अबव नहीं, यहाँ पे इनको देना चाहिए था ANC, यहाँ पे इनको देना चाहिए था ANC, बट ये शायद मिस्टेकनली नन ऑफ द अबव कर दिए, तो आपको ANC ही करना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, A और C। द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Next, the GST Council for ensuring single interface has distributed the administrative control of tax payers of percentage with central tax administration। देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते, इसका रीजन क्या पता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सक्लूसिवली आपके एग्जाम्स में आते नहीं है, क्योंकि इसका बहुत चांसेस कम होता है। बट लेकिन हम इसलिए क्या कराता है, आपको सारा क्वेश्चंस पास्ट टर्म का करवा देता है ताकि आपका इनडायरेक्टली वो भी कवर हो जाए। तो देखिए ऐसे ही कुछ सवाल एक टर्म में आया था जहां पे इन्होंने एक बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया था। वो ये पूछा कि देखिए
आपको ये मैं एक बार समझा देता हूँ कि देखिए जितने भी जुरिडिक्शन है, मतलब एक जुरिडिक्शन में जितना भी टैक्स पेयर है, तो यार सेंट्रल जीएसटी भी एक एक्ट है, एसजीएसटी भी एक एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफिसर अलग है और एसजीएसटी का डिपार्टमेंट ऑफिसर अलग है। अब मुझे बताइए, अगर आप एक जगह पे लोकेटेड हो, आपका ऑफिस एक जगह में लोकेटेड है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का ऑफिसर देखेगा कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का ऑफिसर देखेगा? ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी देख सकते हैं आपको, लेकिन एक ही आपका ऑफिसर होगा, या तो सीजीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा या तो एसजीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा, और कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं पता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में डिसाइड कर लेता है कि कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे। तो ये यही पूछ लिया कि जीएसटी काउंसिल ने इनका सिंगल इंटरफेस बनाया जहां पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ टैक्स पेयर्स ऑफ सर्टेन परसेंटेज सेंट्रल टैक्स के पास रखा, मतलब सीजीएसटी के पास वो परसेंटेज है। कौन सा परसेंटेज है? 5% ऑफ टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, कि 10% ऑफ टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, कि 10% ऑफ टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, कि 20% ऑफ टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 से कम है। तो करेक्ट आंसर पता है क्या? ये है कि जिनका भी टर्नओवर 1.5 से कम है ना, उन क्लास का 10% ऑफिसर जो रहेगा वो सीजीएसटी रहेगा, सीजीएसटी ऑफिसर रहेगा। बाकी जो 90% होगा ना, जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, सेंट्रल टैक्स बोलता है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, हमें खाली 10% लोगों का देखना है, बाद बाकी 90% आप देख लीजिए, बाद बाकी 90% आप देख लीजिए। आप समझे क्या? तो 1.5 करोड़ के नीचे का जो टर्नओवर के लोग रहेंगे उसमें से 10% लोग का सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब सीजीएसटी ऑफिसर उनका टेक केयर करेंगे, उनका टैक्स पेइंग प्रॉपर चेक करेंगे, बाद बाकी स्टेट देखेगा। तो सेंट्रल टैक्स ने सीजीएसटी ऑफिसर्स का जो रोल रहेगा वो 10% तक का रहेगा टोटल टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 1.5 से कम है। तो एन अनयूजुअल क्वेश्चन बट इट कैन कम अगेन इन एग्जामिनेशन, सो बी रेडी फॉर दैट। हु इज ऑथोराइज्ड अंडर आईजीएसटी एक्ट टू लेवाई टैक्स? सर ऐसा सवाल आएगा तो आप प्लीज हमें बता दीजिए, हम जीएसटी खुद पढ़ लेंगे, हमको ट्यूशन लेने का दरकार ही नहीं था। अरे मैं तो बोलता हूं हमेशा कि खुद से कुछ पढ़ा करो, लेकिन ठीक है, ट्यूशंस का हेल्प इसलिए लगता है क्योंकि यू गेट इजी एक्सेस, आपको मजा आ जाता है एंड आपको अच्छे से ग्रिप आ जाता है उस सब्जेक्ट के ऊपर। दैट इज व्हाई यू शुड टेक ट्यूशंस, स्पेशली फॉर अ सब्जेक्ट लाइक टैक्स। बाकी अगर आप खुद सक्षम हो तो यू कैन डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। हु इज ऑथोराइज्ड अंडर आईजीएसटी एक्ट टू लेवाई टैक्स? सर ये क्या क्वेश्चन है? पक्का पता है, हम विदाउट ऑप्शन देखते हैं बता देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, बस खत्म। स्टेट, सेंटर, यूटी यार ये सब नहीं है, सीधा सेंटर। एक्सक्लूसिवली आईजीएसटी का पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। जून 19 में देखिए क्या आया, डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी अडॉप्टेड व्हेन इट हैज सपोर्ट ऑफ, ये हम लोग पढ़ चुके थे आर्टिकल 279A में, कि जीएसटी काउंसिल का डिसीजन तब अडॉप्ट किया जाएगा जब लिया जाएगा जब उसका स्पेशल रेजोल्यूशन, मैंने आपको समझाया भी था कॉन्स्टिट्यूशन मैनुअल क्लास में, मतलब 2/3 मेजोरिटी, सॉरी 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए, सॉरी 3/4 मेजोरिटी होना चाहिए। कितना? 3/4 यानी 75%। 75 मेजोरिटी में अगर डिसीजंस फेवर में रहेंगे तो वो डिसीजन एक्चुअली अडॉप्ट कर लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल का। अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ दिल्ली, देखो ध्यान से, एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ दिल्ली है, वो बाई कर रहा है और सेल कर रहा है गुड्स ओनली इन दिल्ली एंड पुडुचेरी। देखिए दिल्ली में बाई कर रहा है और सेल कर रहा है, और पुडुचेरी में भी बाई करता है। एप्लीकेबल लॉ ऑफ जीएसटी, द एप्लीकेबल लॉ ऑफ जीएसटी इन दिस केस विल बी, देखिए अगेन इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। दिल्ली का रजिस्टर्ड पर्सन है, वो दिल्ली में बाई और सेल कर रहा है और पुडुचेरी में भी सेल कर रहा है। अरे यार, तो इसमें तो सीजीएसटी भी लग जाएगा, एसजीएसटी भी लग जाएगा, आईजीएसटी भी लग जाएगा, सभी लग जाएगा। बट आपको ऑप्शन देखो क्या दिया है, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन तो लगने का सवाल ही नहीं है, सीजीएसटी। तो करेक्ट आंसर देखो, ऐसे तो देखा जाए तो ए एंड डी दोनों है इसमें, क्योंकि स्टेट जीएसटी भी लगेगा, ये सीजीएसटी भी लगेगा। बट हम कौन सा ऑप्शन दे भाई, ओएमआर शीट में तो एक ही आएगा ऑप्शन, तो आपको ए एंड डी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है इस केस में, हम कुछ कर नहीं सकते गाइस। ये सब देखिए मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस, प्रिंटेड क्वेश्चंस है, जिसको मैं सेग्रीगेट किया हूं डिफरेंट चैप्टर्स में फॉर योर पर्पस, ताकि आपको रियल टाइम बेसिस पे पता चल सके कि हम लोग कहां खड़े हैं। क्वेश्चन गलत आ सकता है, आपको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। और इस केस में ए और डी अगर आप लिख के आते हैं तो कोई भी एक लिख के आते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होगा। प्लीज दोनों मार्क करके मत आ जाना, ए और डी में से कोई भी एक मार्क करके आ जाना। बी मार्क करके आएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग है, आपको क्वेश्चन का मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ऑल्दो क्वेश्चन रॉन्ग है बट आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई भी जो एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सप्लाइड chargeable under CGST Act have been classified under different code numbers which are known as HSN code.
These HSN codes have been evolved and developed by. Very good question. Again a practical question which is not given in MAT. अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच इज नॉट गिवन इन मैट कि अगर आपका HSN कोड है तो HSN कोड कौन बनाता है, कौन इवॉल्व करता है, कैसे डेवलप होता है? सर वो कस्टम से आता है. मैंने आपको बोला कौन आता है? कस्टम्स. तो GST काउंसिल ने कभी नहीं बनाया है, ना HSN कोड का कोई कमिटी है. इट इज बाय कस्टम कॉपरेशन काउंसिल ऑफ बेल्जियम. इट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोड्स. आज मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए बुक्स इंपोर्ट हो रहा है, तो बुक्स का एक कोड है जो सारी कंट्रीज फॉलो करती है कि बुक्स अगर होगा तो आप इस कोड में डालना, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को हम देख सके कि इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है बाय डिफरेंट कंट्रीज. तो अगर कोडिंग सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. समझ रहे हैं मेरा बात? तो दैट इज वाई इसके ऊपर एक इंटरनेशनल कोडिंग चलता है. दिस इज डेवलप्ड बाय कस्टम कॉपरेशन काउंसिल ऑफ बेल्जियम. तो ये तो थोड़ा माइंड भी लगाते ना कि GST काउंसिल तो नहीं बना सकती क्योंकि इंटरनेशनली है. HSN कोड का कोई कमिटी हम सुने नहीं है. नन ऑफ द अबव ऑप्शन कम है. कस्टम कॉपरेशन काउंसिल ऑफ बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर. President of India gave assent to CGST Act, IGST Act, UTGST Act and GST Compensation to States Act. सर बताइए GST का लॉ कब एसेंट मिला? प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था? इफेक्टिव उसी डेट से हुआ था. अपॉइंटेड डेट अलग था. अपॉइंटेड डेट मतलब GST अगर आएगा तो इस डेट से आएगा, बट लॉ GST का कब बन गया था पता है? अगेन रॉन्ग आंसर. अगेन रॉन्ग आंसर. इन्होंने क्या, देखो क्या ऑप्शन दिया है? 13 अप्रैल, 13 मई, 16 अप्रैल, 6 जून. ये चारों ही रॉन्ग है. ये चारों ही रॉन्ग है. ऑप्शंस इज रॉन्ग. ऑप्शंस आर रॉन्ग. करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल. करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल. 12 अप्रैल का तो देखो इन्होंने भूल से 13 कर दिया है, 12 है. तो देखो ये खुद इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में है कि नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. एक्चुअल डेट ऑन विच प्रेसिडेंशियल असेंट वाज गिवन टू ऑल दीज एक्ट्स वाज 12 अप्रैल, बट 12 अप्रैल है ही नहीं. तो यहां पर तो भैया लॉटरी लग गया. कोई भी ऑप्शन को टिक करके आ जाओ, आंसर राइट मिलेगा, क्योंकि यहां पे इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है. यहां पे इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है. बट फिर भी वी डोंट नो. अगर मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट 13 अप्रैल करता ना, तो फिर इंस्टीट्यूट उसको सही नंबर देता, बिकॉज 12 से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट डेट अगर यहां पर है, 12 अप्रैल से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट डेट अगर यहां पर है तो 13 अप्रैल है. तो देखिए ऐसा मत सोचना कि यार इंस्टीट्यूट मिस्टेक पे मिस्टेक करेगा आपको उतना मार्क्स मिलेगा. नहीं, इंस्टीट्यूट इतना मिस्टेक्स कभी करता नहीं है. अगर कर भी दिया भूल से, प्रिंटिंग एरर हो गया, तो आपको क्लोजेस्ट आंसर पे ही मार्किंग किया जाएगा. वो क्लोजेस्ट आंसर होना चाहिए आपका. क्लियर है? तो 13 अप्रैल 2017 इज दिस. फिर है December 19 में, ये विच आर्टिकल वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लेवाई ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल स्टेट. सर क्या बोल रहे हैं सर? तो कितना बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया? देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि कौन सा आर्टिकल है जो इंसर्ट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेवाई ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. 246A अभी डिस्कस किए. बस यही है, मतलब इतना इजी. हु इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल? हमको देना नहीं है, हम तो तक थक गए दे देखे. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है GST काउंसिल का चेयरमैन. Which goods are sold from one place to another place, then the tax liability would accrue under GST law at. सर अगर गुड्स बिकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? प्लेस ऑफ डिस्पैच, कि जहां पे डिस्पैच हुआ है, कि जहां से बिल रेस किया है, कि जहां पे कंजम्पशन है, डेस्टिनेशन है, कि कितने सारे रूट्स में जितना जितना गुड्स ट्रैवल किया है. सर GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन टैक्स. जहां पे गुड्स जा रहा है वहां पे GST लगता है, वहां पे एक्रू होता है, उस स्टेट में जाके GST लगता है. डेफिनेटली आंसर इज व्हाट? प्लेस ऑफ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन. डुअल GST मॉडल फॉलोड इन इंडिया इज मेनली ड्रॉन फ्रॉम, सर ऑलरेडी पढ़ चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है. क्या? कनाडा. अब देखिए टेंशन मत लेना, ये सब जो है ना, ये सब को मिलेगा. ये जो है ना, जितने भी CS स्टूडेंट्स है, देखिए क्योंकि CS एक्सक्लूसिव है तो CS है, बट ये क्वेश्चन हम सबके साथ डिस्कस कर रहा है क्योंकि आपके पेपर में भी आ सकता है. तो टेंशन मत लेना, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, तो टेंशन मत लेना. ये वाला जो है अभी जितना आप कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सब मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि सबको इकट्ठा एक साथ मिल जाए. ठीक है? ऐसा मत सोचना CA वाला यार हमको क्यों करा रहे हैं सर, मेरे लिए रेलेवेंट है. बिल्कुल ऐसा मत सोचना, ये आपके एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है. सिलेबस बिल्कुल सेम है. क्या पता इनका टर्म में अभी आए, आपके टर्म में कल आ जाए. GST लॉ इम्प्लीमेंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, सर हम समझ गए कि GST लॉ जो भी किया है एक ही आदमी किया है, GST काउंसिल. ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ना तो प्रेसिडेंट रेकमेंड करता है. रेकमेंड कौन करता है? ऑब्वियसली GST काउंसिल ही रेकमेंड करते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ कमिटी है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. तो GST काउंसिल इज द
करेक्ट आंसर। दिसंबर 19 में न्यू सिलेबस में देखो ये सारे सवाल आए थे, न्यू सिलेबस में सवाल आए थे, ये भी कुछ देखिए, जब आपको मैट मिल जाएगा तब आप देख लेना, ठीक है। आओ एक बार चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी में आते हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी भी एक चैप्टर है, वहां पे भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज नॉट एग्जाम, ये थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। कौन कौन से गुड्स है जो नॉट एग्जाम्ड है, मतलब टैक्सेबल है। देखो पापड़, प्लास्टिक बैंगल्स, आइसक्रीम और फिश सीड। कौन कौन सा ऐसा लग रहा है जो बेसिक नेसेसिटी का आइटम है? सर डेफिनेटली पापड़ एक बेसिक नेसेसिटी का आइटम लग रहा है, प्लास्टिक बैंगल्स एक बेसिक नेसेसिटी का आइटम लग रहा है, फिश सीड्स भी बेसिक नेसेसिटी है। सर आइसक्रीम तो सर खाते हैं, बड़े लोग भी खाते हैं आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को इन लोग एग्जाम नहीं करेगा, इट इज टैक्सेबल, आइसक्रीम को टैक्सेबल करेगा। तो थोड़ा माइंड लगाओ कि हमारा ओवरऑल इनकम के हिसाब से, पूरे ओवरऑल जनरेशन के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे सरकार टैक्स एग्जाम नहीं करेगा। What is the maximum rate prescribed under UT-GST Act? It is as good as SGST, बताइए, क्योंकि SGST और UT-GST तो एकदम भाई भाई है। तो UT-GST UT भी लगता है, SGST SGST भी लगता है, दोनों का बिल्कुल होगा। तो सर हमें पता है कि CGST में भी वही है, राइट? तो दोनों में सब कुछ क्या है, सेम है। तो करेक्ट आंसर इस क्या पता है? देखो ये बहुत 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 थोड़ा सा दिमाग में, प्रिस्क्राइब्ड है, इसमें यह नहीं बोला कि कौन सा रेट अभी मैक्सिमम लग रहा है। अभी करंटली के हिसाब से तो मैक्सिमम रेट 14 लग रहा है, बट लॉ में प्रिस्क्राइब क्या है 20%। बट मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या, देखो रॉन्ग आंसर है इसका, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो ऑल्दो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर के हिसाब से, बट आप मुझे बताइए, आप खुद मेरे को बताइए यहां पे वर्ड क्या यूज किया, प्रिस्क्राइब्ड, कि कितना एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। बट एक्ट में प्रिस्क्राइब तो 20 है सर, एक्ट में तो ये रेट है जो अभी लग रहा है, करेंटली ये रेट अभी लग रहा है। बट प्रिस्क्राइब जो है, लॉ बोलता है कि 20% से ज्यादा आप नहीं कर सकते, 20% कर सकते हैं, समझ गए? तो अगेन देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ थॉट्स। नाउ आई टोल्ड यू बोथ द वेज, इंस्टीट्यूट ने ए दिया है, बट मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, दैट इज 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई? कौन सा इसमें से सप्लाई जो इंटरस्टेट माना जाएगा? देखो आपको बताने कौन कौन सा इंटरस्टेट है। सप्लाईज रिसीव फ्रॉम एसईजेड टू डीटीए, एसईजेड ने डीटीए को दिया, इंटरस्टेट है ही। सप्लाईज में टू एसईजेड इन कांडला फ्रॉम केरला, एसईजेड को दिया गया, इंटरस्टेट है ही। जापान से अपने गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कुछ भी करेंगे इंटरस्टेट है सर, तो सभी इंटरस्टेट है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सर इतना इजी आता है, हाँ। द टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी लॉ मींस, जीएसटी लॉ में टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो टैक्सेबल पर्सन है, हाँ। सर जो पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल पर्सन है, हाँ भाई, हाँ हाँ। बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर इज सी। बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर इज सी। दोनों दोनों करेक्ट आंसर इज सी। समझ गए क्या? इतना इजी है, हाँ। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जीएसटी, जो यूटी जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन, सर इतना इजी है, हाँ। यूटी जीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बाय यूटी। एक सेकेंड, यूनियन टेरिटरी अगर आपस में इंटरस्टेट कर रहे हैं तो भाई आईजीएसटी लगेगा ना भाई, तो नहीं। इंट्रास्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूटी, हाँ, इसमें यूटी जीएसटी एक्ट लगेगा। बोथ ए एंड बी ऑप्शन ही नहीं है, करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। समझ रहे हो किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं? मतलब सीएस वाले बच्चों, आपका तो इतना इजी है ना, पूछो ही मत। मतलब आपके लिए एमसीक्यू 100 एमसीक्यूज है, इतना इजी है। अब वो सीएमए के लिए भी हो गया है, सीए का भी 30% के लिए हो गया। इतना इजी कर दिया पेपर टैक्स का कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते इतना इजी करते। तो यूज योर माइंड इन फास्ट कैलकुलेशन रादर देन मगिंग अप द प्रोविजन। दिस इज द न्यू एरा ऑफ स्टडिंग टैक्सेशन इन बोथ इन ऑल 3 कोर्सेज, सीए, सीएस एंड सीएमए। December 18 देख लेते हैं। The exception to the general rule that normally the supplier of the goods and services is liable to pay tax on supply, हाँ, even if he does not collect tax from customer, that is, recipient of supply of goods or services shall be applicable। मतलब बोल रहा है जनरल रूल का एक्सेप्शन है, नॉर्मली the supplier of goods is liable to pay tax on supply even if he does not collect from his customer। नॉर्मली सप्लायर ही is liable to pay even अगर वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं करता, that is रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी एप्लीकेबल। मतलब एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का कि रेसिपिएंट भी कर सकता है, हाँ। कब? जब सप्लाई हो रहा है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के बीच में, कि स्पेसिफाइड सर्विसेज इको के थ्रू किया जा रहा है। तो देखो पूछ क्या रहा है कि रेसिपिएंट कब टैक्स देगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली हम लोग 9(4) पढ़े थे, अगर आपको याद है, कि अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के बीच में जब सप्लाई हो रहा है तो रजिस्टर्ड हमेशा टैक्स देता है, तो वहां पे रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा। ऑप्शन इज ए, बाद बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर हु डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी इन इंडिया कैन बी मेड बाय सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो पेमेंट ऑफ टैक्स है जिसका फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं इंडिया में, वो कौन कर सकता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर हिमसेल्फ या उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की पर्सन हु रिसीव सप्लाई की आइदर ए और बी? सर आइदर ए और बी, ई कॉमर्स ऑपरेटर भी कर सकता है, उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। ये हम लोग सेक्शन 9(5) में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। ये हम लोग सेक्शन 9(5) में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो इतना बेबी क्वेश्चन आता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जून 19 देखो, when agriculturist supplies tobacco leaves to a factory registered agriculturist supply कर रहा है, tobacco leaves कर रहा है, registered person को कर रहा है, liability किसमें आएगा? कुछ याद आ रहा है भाई? सर टोबैको पढ़े थे, सप्लाई फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट पढ़े थे, रजिस्टर्ड पर्सन को पढ़े थे, तो टैक्स कौन देगा भाई मेरे? रजिस्टर्ड पर्सन देगा। तो टोबैको लीफ सेलर नहीं देगा, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं देगा, कंज्यूमर नहीं देगा, बायर देगा रिवर्स चार्ज पे। जो बायर है ना भाई, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वही देगा रिवर्स चार्ज पे। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। सर इतना इजी है? हाँ 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 हाँ। December 19 का न्यू सिलेबस में आते हैं। द लायबिलिटी टू पे जीएसटी वुड डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म द ट्रांजैक्शन अलाइंस टू द सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी, इशूज अ टैक्स इनवॉइस, कलेक्ट्स द जीएसटी एंड पेज इट टू द गवर्नमेंट। दिस मैकेनिज्म अंडर जीएसटी इज नोन एज। फिर से पढ़ते हैं। लायबिलिटी टू पे जीएसटी डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म द ट्रांजैक्शन अलाइंस टू द सप्लायर रजिस्टर्ड इशू टैक्स। अरे सर क्या बोलिए? तो इनडायरेक्ट टैक्स का पहला क्लास में पढ़ाया गया था कि जीएसटी की लायबिलिटी डिपेंड करती है सप्लायर पे, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है। इसको बोलते क्या आपने? अरे बोलते क्या है? फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को, अरे भाई साहब मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आई एम स्पीचलेस। इतना लेवल ऑफ इजी क्वेश्चन अगर इन एग्जाम में आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉन्फिडेंट हो आप, कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा चल रहा है। सुपर डुपर हिट। Supply of goods or services where location of supplier and place of supply are in same state, same UT and under CGST या UT is known as। देखो नाम से, अगर लॉस एंड पॉज सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो उस सप्लाई को क्या कहते हैं? सर ये तो हद हो गया है कि अगर सेम स्टेट में है तो सब पढ़े हैं, तो सर इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। इट विल बी इन्फॉर्म्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको मान लिया जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहां बोथ लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, सेम यूटी में, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट के हिसाब से करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए सर, टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज इंपोर्ट इनटू इंडिया, सप्लाईज मेड आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाईज मेड इन एसईजेड शैल बी चार्ज्ड अंडर। टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज इंपोर्ट इनटू इंडिया, सप्लाईज मेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कर रहे हो, सप्लाईज जो एसईजेड में कर रहे हो, अरे ये तो सब इंटर है भाई, इसमें क्या टैक्स लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा? अरे भाई साहब, सर अगर इतना इजी है तो हमको बोल दीजिए, हम अभी टैक्स का ट्यूशन छोड़ देते हैं, हम खुद से ही पढ़ लेंगे। बस रिलैक्स करो, कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। ओवर कॉन्फिडेंट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इजी आया पेपर, इजी आता भी है टैक्स का पेपर, सीएमए में भी, सीएस में भी, सीए में भी, तीनों में ही। बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना वही सब एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए यही चीज मैं आज का डिस्कशन आपके साथ करने के लिए ये स्टार्ट किया था। प्रोविजन फॉर लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंटरस्टेट, सेम रिपीट हो गया, फिर से पढ़ो। प्रोविजन फॉर लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंटरस्टेट चलो गुड्स बाय बोथ बाय यूनियन टेरिटरीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। सर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन टेरिटरी अगर इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसका प्रोविजन कहाँ लिखेगा? सीजीएसटी एक्ट में लिखेगा कि आईजीएसटी में एक्ट में लिखेगा कि यूटीजीएसटी में? यूटीजीएसटी में लिखेगा। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, यूटीजीएसटी में लिखा जाएगा। तो यूटीजीएसटी एक्ट विल कंटेन द प्रोविजंस फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन यूटी। अब आते हैं December 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन इंडिया इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी अपॉन इट सप्लाई? कुछ याद आ रहा है? डीपी पैन। सर डीपी पैन में हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 9(2) में कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल पे जीएसटी नहीं है। तो मोटर कार पे तो है भाई, ज्वेलरी पे भी है, सिरामिक टाइल्स पे भी है, लेकिन हाई स्पीड डीजल में नहीं है। तो हाई स्पीड डीजल ऑप्शन नंबर डी 9(2) में जब तक जीएसटी काउंसिल डेट नोटिफाई नहीं कर देता ऑन द रिकमेंडेशन, जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तब तक हाई स्पीड डीजल में जीएसटी नहीं है। नेक्स्ट, ए एंड को सोल्ड गुड्स टू बी एंड को। ध्यान से, ए एंड को ने बी एंड को गुड्स बेचा, बोथ ए एंड को एंड बी एंड को यूपी में ही है। द टैक्स टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्स इनवॉइस बी एंड को वुड। सर इतना इजी, क्या बोले सर? देखो मैं किसी का मजाक नहीं हो रहा, बट लेट मी टेल यू,
दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. जितना लेवल पे हम मेहनत करते हैं, हर इतना डिटेल में हम जाते हैं, एग्जाम इतना ईजी आता है. बट प्लीज डू नॉट ओवर कॉन्फिडेंट योर सेल्फ. आपके एग्जाम में हो सकता है टफ क्वेश्चन आए, बट वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर टफ. ईजी आएगा तो अपने आप अपने को मजा आएगा. नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर ईजी एंड एक्सपेक्ट टफ. प्रिपेयर फॉर टफ, अपने आप सब चीज आपको ईजी लगेगा. समझ गए? तो ए ने बी को बेचा, बोथ ए एंड बी आर यूपी में, तो यार सेम स्टेट है ना. तो ये इस ए एन कंपनी जो टैक्स इनवॉइस रेज करेगा तो सी प्लस एस लगाएगा क्योंकि इंट्रा है. विच इज करेक्ट आंसर इज बी. सी और एस लगाएगा, करेक्ट आंसर इज बी. इतना ईजी. हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायबल फॉर जीएसटी? वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें से कौन सा गुड्स है जो जिसमें जीएसटी लगने वाला है? लायबल बोला है, लायबल. देखो एक्शनेबल क्लेम बोला है. अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, एक बार समझा देता हूँ. हम आपको ना सप्लाई, आज आपने वो कॉम्पोजिशन पढ़ लेंगे ना गाइस, उसके बाद हम आपको एक चैप्टर सिखाएगा सप्लाई. सप्लाई वुड बी आवर नेक्स्ट चैप्टर. सप्लाई में हम आपको एक शेड्यूल पढ़ाएगा, शेड्यूल 3, जिसमें वो सारे आइटम्स मेंशन्ड है जिसमें जीएसटी नहीं लगता. जिसमें से एक आइटम है एक्शनेबल क्लेम. जिसमें से एक आइटम पता है, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता, अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कुछ ऐसे है. एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता. ग्रास, सर ग्रास में भी जो गुड्स है ना, ग्रोस, आपको क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड्स लायबल फॉर जीएसटी? सर अगर मैं अंदर से बताऊं ना, मेरे को लग रहा है विदाउट सीइंग, माइंड सोच के, फर्नीचर एक ऐसा होना चाहिए जिसमें जीएसटी तो लगता ही है सर, क्योंकि फर्नीचर मूवेबल है. अब ग्रास भी जो अटैच्ड है लैंड से, जो उखाड़ा नहीं जा सकता, उसमें भी जीएसटी नहीं लगता है. वेजिटेबल्स एनीवेज इस पे टैक्सेशन है ही नहीं. तो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर क्या पता है? डी. थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना तो एमसीक्यूज का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकालना थोड़ा इजी होता है ऑब्वियसली, लेकिन यू हैव टू अप्लाई योर माइंड वेरी वेरी नाइसली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जेम्प्टेड गुड अंडर जीएसटी? देखो अब एलिमिनेट करो, मोटर कार तो नहीं हो सकता. ब्रांडेड वर्ड जहां यूज करता है ना वो सब बड़े लोग यूज करते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं हो सकता. जनरेटर, सर जनरेटर भी तो एक काम का ही चीज है और उसमें लोग यूज करते हैं, तो उसको एग्जेम तो नहीं कर सकते. लेकिन दूध, फ्रेश मिल्क, दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी, इसमें तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए. सर देखिए, ट्रस्ट में मुझे आंसर इसका नहीं पता था. मेरे को ये भी नहीं पता है, मैं एक जनरल नॉलेज रखता जरूर क्यों कि किस गुड्स पे जीएसटी लग सकता है, किस गुड्स पे एग्जेम्प्टेड हो सकता है. मैं वो पॉलिसी जानता हूं कि गवर्नमेंट क्या सोच के वो करता है. आज फ्रेश मिल्क तो सब लोग यूज करते हैं एंड ये बेसिक नेसेसिटी है, तो डेफिनेटली इसको जीएसटी के अमिट में नहीं लाएंगे, तो ये एग्जेम्प्टेड कमोडिटी है. समझे क्या भाई? हाँ सर समझे. सप्लाई अभी अपने नहीं कर रहे हैं. चलो कॉम्पोजिशन स्कीम का आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं. देखो कॉम्पोजिशन स्कीम देखो, मजा आएगा. सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है. सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू. सर कॉम्पोजिशन स्कीम ना हम तो पढ़ चुके हैं. बस करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्पोजिशन लेवी. ठीक है. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर द ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्टेट्स अदर देन स्पेशल कैटेगरी? मतलब स्पेशल कैटेगरी छोड़ के, मतलब नॉर्मल लिमिट क्या है? 1.5 करोड़. नॉर्मल लिमिट क्या है? 1.5 करोड़. हाँ अगर स्पेशल कैटेगरी पूछता तो 75 लाख होता. ठीक है. The supplier registered under competition levy scheme cannot, जो जीएसटी में कॉम्पिटिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है वो cannot क्या? क्लेम आईटीसी, क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता क्या? हाँ नहीं कर सकता, ये तो हमें पता है. कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई नहीं कर सकता क्या? कैनॉट बोले, कैनॉट. हाँ नहीं कर सकते, तो हमें पता है. टैक्स इनवॉइस भी रेज नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता, ये भी पता है. ऐसा तो पता है, तो करेक्ट आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव. ना तो टैक्स इनवॉइस रेज करता, ना तो टैक्स चार्ज कर सकता, ना तो क्या बोलते हैं आईटीसी क्लेम कर सकता है. तो सब कुछ क्या? ऑल ऑफ द अबव. मिस्टर अभय, अ ट्रेडर इन डबल एंड बी वेरी 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 स्पेसिफिक. अभय एक ट्रेडर है डबल एंड ड्यू में, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया फॉर टैक्सेशन अंडर जीएसटी. आपको डिटरमाइन करना है टोटल जीएसटी पेबल बाय हिम अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. अब एक ट्रेडर है डबल एंड ड्यू में, ट्रेडर यानी यूनियन टेरिटरी है. क्या यूनियन टेरिटरी है? कॉम्पिटिशन स्कीम लिए ऑप्ट किया, आपको टोटल जीएसटी बताना है कितना पे करेगा. 0.5C 0.5S. सर ये होता, बट क्या डबल एंड ड्यू स्टेट है? नहीं, डबल एंड ड्यू स्टेट नहीं है, तो ये नहीं होगा. 0.5C 0.5U. हाँ
0.5C 0.5U। अब कोई स्टूडेंट एकदम हड़बड़ी में आके उत्तेजित होके विदाउट गिविंग अ ब्रेक ऑन हिज माइंड अगर वो 0.5S कर दे तो गया, फिनिश्ड। तो 1% C 1% S भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, December 17 में क्या क्वेश्चन आया देखते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन केप्ट आउटसाइड ऑफ जीएसटी लेवी? जीएसटी लेवी से किसको बाहर किया गया है? सर जनरेटर को तो नहीं कर सकते, कंप्यूटर को तो नहीं कर सकते, हाँ इलेक्ट्रिसिटी को कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में जीएसटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभिजीत सेन इज एंगेज्ड इन रनिंग टेक्सटाइल शोरूम एट गैंगटॉक। सिक्किम में है, सिक्किम में है, बार बार बोल रहा हूं। सर क्यों ऐसा बोल रहे बार? क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। इन ऑर्डर टू अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी लॉ इज एग्रीगेट टर्न ऑन द प्रिंसिपल शुड नॉट हैव एक्सीडेड। सर सच में मजा आ गया, कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल आ गया, अलग ही लेवल आ गया इस कॉन्फिडेंस का, विच इज 75 lakhs। Option number 7. In case of a manufacturer who opts for composition scheme, the rate of GST including CGST and IGST. एक मैन्युफैक्चर जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है उसके लिए रेट ऑफ जीएसटी क्या है? एक मैन्युफैक्चर जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है उसके रेट ऑफ जीएसटी क्या है? अरे सर ये तो अभी डिस्कस किया है। मैन्युफैक्चर के लिए तो 0.5% CGST 0.5% SGST। खैर आपको रेट बोला है, रेट तो 1 है ना, तो 1 2 3 5 आंसर इज ए। क्लियर है? बहुत ईजी है यार। Who among the following is eligible for avail composition scheme under GST? इसमें से कौन है जो composition scheme avail कर सकता है? ठीक है, बोल देंगे। सप्लाई थ्रू इको नहीं कर सकता, सर्विस सप्लाई लाइक कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकता, गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी नहीं कर सकता, रेस्टोरेंट कर सकता है। अब स्टूडेंट में से आर्ग्यू करेगा, सर अगर कंपनी सेक्रेटरी सर्विस दे रहा है और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में 10 to A पढ़ाया था तो वो तो कर सकता है, कर सकता है। लेकिन देखिए इतना स्पेसिफिक है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन को भी पकड़िए ना। क्वेश्चन आपको बोल रहा है देख रेस्टोरेंट है, हाँ हमको टिक कर, क्या वो बोलना नहीं चाह रहा है? क्वेश्चन भी पढ़िए, वो इतना स्पेसिफिक गया नहीं है क्वेश्चन, तो आप इतना ओवर मत थिंक करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इतना ओवर थिंकिंग मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में यू कैन नॉट राइट एनीथिंग अदर देन मार्किंग ऑप्शंस। तो व्हाट यू हैव टू डू इज सप्लाई थ्रू इको, सप्लाई कंपनी सेक्रेटरी, गुड नॉट एक्सेस, तीनों नहीं है तो क्या होगा? रेस्टोरेंट। क्लियर है? June 18. The following categories of registered person are not being eligible for commission scheme under CGST. कौन एलिजिबल नहीं है? रेस्टोरेंट वाले एलिजिबल है। नोटिफाइड गुड्स याद है? टिप्पा, हाँ ये एलिजिबल नहीं है। बाद बाकी भी देख लो, एनआरटीपी भी एलिजिबल नहीं है। अरे हाँ, कैजुअल टैक्सेबल भी एलिजिबल नहीं है। तो अगेन आई थिंक इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन गलत होना चाहिए। आहा आहा, आपको वैसा दिया, ये तीनों राइट है। 2 3 4 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट एलिजिबल पूछे, ध्यान दीजिएगा, नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल मतलब जो नहीं कर सकता। तो 2 3 4 क्या है भाई? दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A registered supplier under commission levy can withdraw at any time and be required to file a form for withdrawal from composition scheme. ये हम लोग पढ़ेंगे देखिए आज के क्लास में। फिर बेबार आप बताइए इसको देखकर कि कौन सा ऐसे सप्लायर है जो कॉम्पिशन लेवी में रेट है वो विड्रॉ कर सकता है, और उसको क्या इंटीमेशन, कौन से में इंटीमेशन फाइल करना पड़ता है? CMP 3 में कि CMP 4 में कि MIS 1 में कि PC 2 पे? सर करेक्ट आंसर इज CMP 4। करेक्ट आंसर इज CMP 4। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन डी देखिए फिर से गलत है, विड्रॉ करने बोल रहा है, विड्रॉ, तो PC 2 इज नॉट द करेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसे कॉम्पोजिशन स्कीम अगर ऑप्ट करना है, उसे अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है, ठीक है, उसे अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो उसे विड्रॉ के लिए ऑप्शन डालना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन आया था, एक बड़ा क्वेश्चन आया था। ठीक है, खैर ये अपने करेंगे आगे, अपने करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आऊं। ऐसे एक मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन का जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल 18-19 है 70 lakhs। उसने कॉम्पिशन स्कीम ऑप्ट किया फ्रॉम 1 April 19। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 70 लाख है, करंट ईयर में ऑप्ट कर सकता है, लेकिन उसका टर्नओवर क्रॉस कर गया 1.5 करोड़। ओ हो 30 नवंबर को बेचारे का टर्नओवर क्रॉस कर गया लिमिट से, बस उस दिन से कॉम्पिशन स्कीम से बाहर। Will you adopted to pay tax compensation on the remainder from 1st December? The answer is no. No. The option shall lapse from the day is aggregate turnover during financial year 1. Correct answer is B. Lapse हो जाएगा, वो नहीं कर सकता उसके बाद। क्लियर है सर, एकदम क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। June 19. Composition scheme is not applicable to service providers except the following.
कॉम्पोजिशन स्कीम किसको नहीं मिलेगा, कौन से सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम कौन से सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब किसको मिलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कॉम्पोजिशन स्कीम किसको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग मतलब किसको मिलेगा, कंसल्टेंसी सर्विस को तो नहीं मिलेगा, हाँ रेस्टोरेंट सर्विस को मिल जाएगा, क्लीनिंग वर्क भी सर्विस हुआ, ब्यूटी पार्लर भी सर्विस हुआ। अब इसमें मत बोलना सर 10 to A तो मिलेगा, हाँ मिलेगा भाई मेरे 10 to A मिलेगा, बट क्वेश्चन का गरिमा को रखो, क्वेश्चन इतना स्पेसिफिक नहीं है, क्वेश्चन जनरल है। तो नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं मिलता, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस को हमेशा मिलता है, समझ गए। तो ये बहुत डीप मीनिंग है इसका। दिसंबर 19 में आते हैं। पुजारा ऑफ बॉम्बे इज रनिंग अ रेस्टोरेंट, पुजारा रेस्टोरेंट चला रहा है, उसका टर्नओवर एग्रीगेट था 60 लाख। ही डिड नॉट कलेक्ट जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सेल ऑफ 60 लाख, उसने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, उसका टैक्स लायबिलिटी बताओ। रेस्टोरेंट सर्विस में रेट क्या है बताओ, 5%। तो 5% ऑफ 60 लाख कितना हो गया, 3 लाख। 5% ऑफ 60 लाख कितना हो गया, 3 लाख। तो 3 लाख मेरा जीएसटी लायबिलिटी होगा, कि 5% में टैक्स पे करूंगा और मैं चार्ज नहीं कर सकता। 60 लाख मेरा टर्नओवर है, 60 लाख के ऊपर मेरा 5% टैक्स लायबिलिटी आएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर सर्विस प्रोडक्ट हु कैन नॉट अवेल कॉम्पोजिशन स्कीम, अरे यार बार बार उसी तरह, कौन कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता बताओ सर। ऑप्शन ए, मैं ऑप्शन ए ही देख लिया ना, मेरे को करेक्ट आंसर मिल गया, मेरे को बी देखने का दरकार ही नहीं है। सी डी, अब ध्यान से अगेन इसमें कुछ गड़बड़ है। कौन नहीं ले सकता, ये तो नहीं ले सकता जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, करेक्ट। मैन्युफैक्चर ले सकता है, ये भी ले सकता है, बट ब्यूटी पार्लर वाला भी नहीं ले सकता क्योंकि वो खाली सर्विस दे रहा है ब्यूटी पार्लर वाला। हाँ 10 to A ले सकता है, बट अगेन आई टोल्ड यू जनरल। करेक्ट आंसर इज ए एंड सी, दोनों करेक्ट है। ए वाले भी नहीं ले सकते, सी वाले भी नहीं ले सकते, ए वाले भी नहीं ले सकते, सी वाले भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाजी एंड कंपनी चेन्नई ट्रेडर फर्निश द ब्रेकअप ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय ड्यूरिंग द ईयर। टैक्सेबल सप्लाई 40 लाख, एग्जाम सप्लाई 15 लाख, एक्सपोर्ट ऑफ 30 लाख, ब्रांच ट्रांसफर 13 लाख। आपको एग्रीगेट टर्नओवर बोलना, व्हाट द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी कमीशन स्कीम अंडर जीएसटी। बताओ 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 बताओ। बालाजी एंड कंपनी चेन्नई ए ट्रेडर फर्निशेस द ब्रेकअप ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय ड्यूरिंग द ईयर। टैक्सेबल सप्लाई व्हाट, आपको एग्रीगेट टर्नओवर बोलना है भाई। तो एग्रीगेट तो सब आता है, टैक्सेबल भी आएगा, एग्जाम भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा, ब्रांच सब आएगा, सब आ जाता है एग्रीगेट टर्नओवर में। पढ़े थे ना कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस क्या, आउटवर्ड सप्लाई में टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, एग्जाम, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पैन नंबर, याद है। स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, अपने आप को तो स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, हमारा ही तो बिजनेस है, हम ही तो वहां पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। 2 स्टेट आया बस खत्म, 2 स्टेट आया बस खत्म, टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, सप्लाई है इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो दिस इज व्हाट ब्रांच ट्रांसफर एग्रीगेट टर्नओवर है। तो उसको टोटल करो, 40 + 15 क्या 55 + 30 क्या 60, 85 + 13 क्या 98 लाख, इसका टर्नओवर है। सर देखिए, अगर आपको टैक्स अच्छे से सीखना है ना, तो प्रोविजन को मत भूलिएगा, प्रोविजन पे कमांड जितना बढ़िया उतना मस्त। तो 98 लाख हो गया। चल आगे सर, क्वेश्चन नंबर 17, अ डीलर विशेस टू ऑप्ट फॉर कमीशन स्कीम मस्ट कन्वे हिज ऑप्शन। अरे भाई ये तो प्रोसीजर वाला पार्ट है, आगे आप पूछ लिया। देखो अगर आपको कमीशन स्कीम लेना है तो आपको कब बताना पड़ेगा। तो देखो जब से साल स्टार्ट हो रहा है ना, उसके 60 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, आपको बताना पड़ेगा एक डीलर को। 90 डेज में नहीं है, 30 डेज में नहीं है, 10 डेज में नहीं है, उसको 60 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम वो ऑप्ट कर सकता है कि नहीं करना है, उसको 60 डेज पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। Mumbai Soft Drink is a trader owned by Vineet and Company, partnership firm selling soft drink. They desire to opt for commission scheme. What is the rate of tax applicable to them under composition scheme? Mumbai Soft Drink एक ट्रेडर है, owned by Vineet and Company. ओके, एक पार्टनरशिप फर्म है जो सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है, उसको कॉम्पिशन स्कीम। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? अरे सर अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है, दे डिजायर टू ऑप्ट फॉर कॉम्पिशन स्कीम, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्या वो रेस्टोरेंट चला रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो ट्रेडर है, लेकिन क्या बेच रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक्स। ध्यान से, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, इसका जो भी काम करेगा ना, जो मैन्युफैक्चरर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। लेकिन ये तो ट्रेडर है। मैंने कब बोला कि ट्रेडर ऑफ नोटिफाइड गुड्स विल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट? मैंने तो कभी बोला नहीं। तो ट्रेडर ऑफ नोटिफाइड गुड्स हमेशा ले सकता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या पता है? 1%। यहां पे करेक्ट आंसर क्या पता है? 1%। अज्यूमिंग नो सर्विसेज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद ड्रिंक, अज्यूमिंग नो सर्विसेज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद ड्रिंक, करेक्ट आंसर है 1%। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स नहीं है,
हाँ, अगर ये बोलता ना कि बॉम्बे सॉफ्ट ड्रिंक इज मैन्युफैक्चरिंग, तब कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते थे आप, अलाउड ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रेडर है, दैट इज वाई इट इज अलाउड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। Aggregate Turner and Company exceed the limit prescribed for commission scheme on 7th March. What is the course of action to be taken by Turner and Company for the rest? अरे भाई, उसके बाद वो नहीं रह सकता कॉम्पिशन स्कीम में। कितना बार बोले भाई हम, कितना बार बोले हम, लेकिन देख लो एक बार। इंटीमेट विद इन 7 days टू द जीएसटी अथॉरिटी एंड पे जीएसटी नॉर्मल सप्लाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस दिन आप कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट हुए, आपको 7 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कि आपको कॉम्पिशन स्कीम नहीं चाहिए। सस्पेंड बिजनेस क्यों करूं भाई? सस्पेंड नहीं करूंगा। सस्पेंड कंप्यूट एंड पे नॉर्मल टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 18। क्यों भाई? हम आज टर्नओवर क्रॉस किया है, हम क्या पुराने डेट से पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम हटा देंगे? कभी नहीं होगा। जब तक 1.5 करोड़ हो गया तब तक कॉम्पोजिशन स्कीम मिल गया, उसके बाद से जो आप टर्नओवर करेंगे उसके लिए आपको नॉर्मल स्कीम में रहना है, उसके पहले का कोई दिक्कत नहीं है। सिंस द पीरियड इज लेस देन 30, कुछ भी। करेक्ट आंसर क्या है? ए। तो प्रैक्टिकली सोचना है भाई, बस प्रैक्टिकली। सिंस द पीरियड इज लेस देन 30 days, वो आपको ज्ञान दे रहा है फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल कंटिन्यू बिजनेस। अरे ऐसा थोड़ी ना होता, कुछ भी लिख देंगे आप। करेक्ट आंसर क्या है? ए। December 19। What are the which categories of registered persons who are eligible for commission scheme under CGST? सर इतना बारी सवाल आ गया ना, क्या बोलूं। सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस एलिजिबल है क्या? है। मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स नहीं है, सीटीपी नहीं है, एनआरटीपी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? रेस्टोरेंट सर्विस। The commission levy person tax by a registered person whose aggregate on the preceding financial does not exceed 150 lakh to being supplied by way of as part of this is manner or goods being food article for human consumption other than alcoholic where subsurplus for cash deferred payment shall be at this %। सर इतना बड़ा ज्ञान अगर ये लोग इतना ही लिख देते तो भी आप समझ गए होते। रेस्टोरेंट सर्विसेज में आपका टर्नओवर का रेट क्या है, ये पूछे आपसे। ये देखिए इतना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में दिया, कोई स्टूडेंट घबरा जाएगा, अरे भाई हमको तो ये आता ही नहीं है। लेकिन कोई पढ़ेगा ठीक से, A to Z क्लियर हो जाएगा उसको। तो करेक्ट आंसर क्या बताओ? करेक्ट आंसर क्या है? टर्नओवर का कितना पार्ट? 5%। उनके लिए 5% जीएसटी रेट है। ओके, सो दैट्स इट गाइस। एक बहुत अच्छा डिस्कशन था। हम लोग ने बहुत एमसीक्यूज के, आई थिंक करीब करीब हम लोग नहीं करते, हम लोग शायद कम से कम ओवर 50-60 एमसीक्यूज तो आज कम से कम प्रैक्टिस किए। एंड इन वेरी लेस टाइम वी हैव डन। मैंने सारा रीजंस के साथ, डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्कस किया। आई होप यू लाइक द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस क्लास। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। आगे भी हम लोग इसी तरह से सेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? चलिए बाय बाय।